हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ओपन डाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह डाइस के ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का एक पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि डाइस हमारे पास 4 तरह के क्वेश्चन पूछते थे, जिसमें सिंगल डाइस, जिसे हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है, डबल डाइस, मल्टी डाइस और लास्ट था हमारे पास ओपन डाइस। क्योंकि इससे पहले जितने भी आपने टॉपिक देखे हैं वहाँ पे हमने सॉलिड डाइस का यूज करके क्वेश्चन बनाए थे, और एक ही चीज़ वहाँ पे हमने ढूंढा था कि इस वैल्यू के अपोजिट क्या होगा। तो वो सॉलिड डाइस की कहानी थी। लेकिन अब क्या कहा जाता है, ओपन डाइस के केस में जो सॉलिड डाइस है ना, उसे अब खोलना है। अब खोलने के बेस पे जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ना, उसी क्वेश्चंस को ओपन डाइस क्वेश्चंस बोलते हैं। और आज के डेट के अकॉर्डिंग बात करें तो ओपन डाइस का आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ है, तो इसे करने के हम तरीके काफ़ी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम समझ गए कि ओपन डाइस क्या है, यानी कि अब एक पूरा का पूरा डाइस को खोला जाएगा। लेकिन खोलने का कुछ वे होता है, आप रेंडमली नहीं खोल सकते। कैसे, अब इसे समझ के करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक डाइस है, ये देखना, ये हमारे पास एक सॉलिड डाइस है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो हमने देख लिया, सिंगल, डबल और मल्टी। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अब इसे ओपन कर दीजिए। क्लियर है। तो ओपन भी आप रैंडम नहीं करेंगे, लेकिन इसके कुछ टर्म्स हैं, वो चीजें हमें ध्यान में लिखना है कि आप चाहे जैसे भी काम उसे ओपन करें, आपके पास एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे 6 सरफेस आपको विजिबल होना चाहिए। खोलने के बाद 6 सतह तो दिखाई देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 6 सतह के हमारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्लियर है। अब ये 6 सरफेस खोलने के लिए भी यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए। आप रेंडमली नहीं खोल सकते कि मैं रेंडमली कभी इधर खोल दूं कभी इधर खोल दूं, नहीं। इस बेसिस पे, यानी इसी ओपन के बेसिस पे यहाँ पे 2 टाइप के हमारे सिलेबस में प्रोसेस निकला इसे खोलने का। देखिएगा, पहले वाले को बोला गया 4 कंजिक्यूटिव सरफेस के टर्म्स में खोलना, ठीक है। और दूसरे वाले को बोला गया, देखना यहाँ पे, जिसको बोला गया 3 कंजिक्यूटिव सरफेस के फॉर्म में खोलना। क्लियर। आपके सिलेबस में सिर्फ यही 2 है और इसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। यानी कि ऐसा खोलिए जिसमें आपके पास 4 लगातार सतह दिखाई दे, ठीक है, या फिर इसमें 3 लगातार सतह दिखाई दे। देखो, पहले हम खोलने के प्रोसेस को समझ लेते हैं, क्योंकि आपको कभी रैंडम खोल के डाइस के क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते कि उनका इच्छा हुआ हम रैंडम खोल दे, नहीं। हमें खोलने का टाइप समझना पड़ेगा, उसके बाद वन बाय वन करेंगे। देखना, 4 कंजिक्यूटिव कहने का मतलब 4 लगातार खोलने के भी 2 पार्ट में इसे बनाया गया। या तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये देखो, 1 2 3 4, जैसे कि मान के चलो कि यही एक डाइस है, ठीक है। इसमें आपको पता है 6 सरफेस है। अब 1 2 3 4 5 6, अब मैं इसको इस तरह से खोलूं तो 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, यानी इसको इस तरह से खोलूं तो ये हमारा 4 सरफेस निकल गया। लेकिन आपको होने कितने चाहिए? 6। तो अब रूल कहता है कि अब आप इस लाइन के ऊपर, अभी कितने, 1 2 3 4, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी 1 सरफेस डाल लीजिए, या फिर इस लाइन के ऊपर जहां मर्जी हो 1 सरफेस डाल लीजिए, तो हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। आप चाहो यहाँ जोड़ लो, यहाँ जोड़ लो, यहाँ जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप इस तरह से खोल सकते हैं। यानी कि इस डाइस को इस तरह से खोला। दूसरा तरीका क्या था कि अब मैं इसको इस तरह से खोल दूं, तो देखो यहाँ पर 4 बन गए। यानी कि अब मैं इस तरह से खोलूं, 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 और 4, बाकी 2 सरफेस को आप इधर कहीं पर भी डाल सकते हैं। आपकी मर्जी यहाँ डाल दो, आपकी मर्जी यहाँ डाल दी, यानी इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, जहां मर्जी हो वहां डाल दीजिए। तो ये हमारे पास 4 कंजिक्यूटिव वे में खोलने का पहला तरीका था। क्लियर है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अब इसमें भी कुछ वेरिएशन है, इसके भी फैक्टर कर दिए जाते हैं। जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो इसे उस समय समझा दूंगा। लेकिन 4 लगातार सतह में आपको सिर्फ ऐसे ही डायग्राम दिखेगा, इसके बियॉन्ड नहीं दिखाई देता। अब देखना, 3 कंजिक्यूटिव वे क्या कहता है, इसके 3 वेरिएशन बनके तैयार हुए, जैसे कि ये देखो। क्लियर है। यहाँ पे देखना, 3 कंजिक्यूटिव कहने का मतलब 4 लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं मोड़ दूं, नहीं। अब इस केस में देखना, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे अगर मैं 1 सरफेस ऊपर डालता हूं तो ये वाला रूप ले लेगा, या नीचे डालता हूं तो फिर भी आगे पीछे डालू तो ये वाला रूप ले जाएगा। तब रूल क्या कहता है कि आप इसका एक पार्ट को फैक्टर करके इसे टुकड़ों में बांट दीजिए, इस तरह से। क्लियर है। तो अब ये 6 सरफेस हो गए, यानी कि इस केस में हम 3 कंजिक्यूटिव का तो बनाएंगे, लेकिन एक सरफेस को तोड़ देंगे, जिसको ट्रायंगुलर कहते हैं। ट्रायंगुलर शेप में तोड़ना, जिसे त्रिभुजाकार बोला गया। क्लियर है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जब सर अब एक सरफेस को तोड़ना ही है तो मैं ट्रायंगुलर क्यों तोड़ूं,
जैसे कि पहले घरों में चिट्ठियां आया करती थी तो वो इसी टाइप का होता था, हम लोग इस तरह से चिट्ठी खोलते थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा जब एक सरफेस को ब्रेक ही करना है तो ऐसा कंपलसरी तो है नहीं कि मैं आपको इसी फेस में ब्रेक करके दूं। तो कुछ लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया, बोला सर मैं इस तरह से ब्रेक कर दूं। तो जैसे आप कभी ऑनलाइन कुछ गिफ्ट वगैरह मंगाते हो तो उसे देखना इसी तरह से होता है। इसी को बोला गया स्क्वायर, यानी वर्गाकार शेप में तोड़ना और उसका एक पार्ट को, हर एक पार्ट को यहाँ पे जोड़ दीजिए। बात समझा? तो ये हमारे पास दूसरे टाइप्स का हो गया खोलने का। अब थर्ड में देखना जिसको लीनियर बोला गया। लीनियर कहने का मतलब क्या है इसे समझना जरा। अब तक क्या था कि फोर कंजुगेटिव में भी कुछ वेरिएशन देखेंगे, इसमें भी कुछ वेरिएशन देखेंगे, लेकिन इस केस में क्या था कि जब भी हम 3 कंजुगेटिव वेव को खोलना की कोशिश करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि एक सरफेस को हमें तोड़ना पड़ता। तो लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि सर आप जब भी 3 सरफेस को तो खोल रहे हो तो एक ब्रेक कर रहे हो, आप कुछ इस तरह से बना के दिखाओ ना कि 3 सरफेस तो खोले लेकिन एक भी ब्रेक ना हो। तब लोगों ने ये वाला डायग्राम बन के तैयार किया। ये देखो, यहां देखिएगा, क्लियर है? यहां देखना 3 कंजुगेटिव है, 3 कंजुगेटिव है, 3 और 3 हो गए 6। आप इसी को चाहो तो ऐसे भी बना लीजिए, मर्जी आपकी। ये देखना कहीं कहीं बुक में इस तरह भी दिखाई देगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो नहीं बनाया। ये देखना ये भी इसी फॉर्म में हो गया। तो ये हमारे पास थी। तो हमारे सिलेबस में ऑल्दो इतने ही टाइप्स के आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, लेकिन कुछ मिसलेनियस पार्ट में आ जाते हैं जो मैं आपको बता दूंगा। ये मिसलेनियस पार्ट का कुछ क्वेश्चन है इस तरह से। ये देखो ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सरफेस, इसे मिसलेनियस टाइप में देखेंगे। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लगता है, बट वो क्या है मैं आपको बता दूंगा। बट फाइनली हमें इन पांचों के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है और इसी को 1 बाय 1 आप कर लेंगे तो हमारा पूरा ओपन डाइस से क्वेश्चन का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा आज हम फिर ओपन डाइस के को स्टार्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर? देखो 4 कंसेक्यूटिव वे की बात कर लेते हैं। देखना इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वहां देखना। इस केस में जरा ध्यान से देखना, हमारे पास एक फिगर दे दिया जाएगा जिसमें से आपके पास कुछ वैल्यू भरी जाएंगी। ये देखो मैं इस तरह का डायग्राम बना लेता हूं, यहां पर पहले इसे समझ लेते हैं। या फिर ऐसा फिगर दिखाया जाएगा क्वेश्चन में, या फिर इस तरह से फिगर दिखाया जाएगा आपको। या तो ये लीनियर होगा या फिर ये वर्टिकल इस तरह से दिया और इसके अंदर कुछ वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, ABCDEF ABCDEF। तो पहला काम क्या होता है कि जब भी हमारे पास इस तरह का फिगर हो 4 कंसेक्यूटिव वे का, क्योंकि आपके सिलेबस में यही 5 का मैक्सिमम केसेस से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो पहला हम इसमें रूल निकालेंगे कि अपोजिट रूल क्या कौन किसके जाएगा। तो जरा ध्यान से देखना, इसे समझना क्या है। जैसे मैं ए के अपोजिट कहूं तो ए के अपोजिट देखना हमें कंटिन्यूअस चलना है कंजुगेटिव में। ए के अपोजिट चलेंगे, बी छोड़ दो, सी इसका अपोजिट हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे, इसे प्रैक्टिकली समझना। जैसे कि मैं इसके ऊपर ए लिख दूं, ठीक है, आप इसको देख रहे हैं तो आप इधर से चलें तो एक छोड़ो दूसरा अपोजिट, चाहे इधर से भी चलिए एक छोड़ो दूसरा अपोजिट। तो याद रखना कि इस केस में ऐसे ही वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। यहां से चले एक छोड़े सी अपोजिट, चाहे इसमें लो या इसमें लो। फिर बी से चले, सी को छोड़ो, डी इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखना, अब इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक सरफेस हो, इस लाइन के नीचे कोई भी एक सरफेस हो, या इस केस में इधर या इधर, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। बात समझे? तो ये रूल हमारा बनके तैयार हो गया, चाहे इसके लिए केस के लिए या इस केस के लिए। अब ये रूल क्या कहता है, बस इसी रूल पे हमारे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। रूल क्या कहता है इसे समझिएगा। अब इसे मैं समझाता हूं इस रूल को। कहने का मतलब, अब जब भी आपके पास ओपन डाइस का क्वेश्चन होगा ना, फिर इसे सॉलिड किया जाता है। पहले तो वो खोल के देते हैं क्वेश्चन में, फिर आपसे बोलेगा कि इसे सॉलिड करके बनाइए और बताइए कौन सी वैल्यू इसमें गलत पुट किया गया। तो ये रूल क्या कहता है कि जहां मर्जी आप ए डाल लीजिए, लेकिन इसके आसपास आप सी नहीं डाल सकते। रीजन क्या है कि सी, ए और सी अपोजिट है। अपोजिट कहने का मतलब ए अगर दिखाई देगा तो सी नहीं, सी देगा तो ए नहीं। एज जहां मर्जी में मैं डी डाल दूं, वहां आसपास आप बी नहीं डाल सकते, क्योंकि रूल कहता है कि बी अपोजिट टू डी, यानी बी दिखेगा तो डी दिखेगा तो बी नहीं, बी दिखेगा तो डी नहीं। एज जहां मर्जी हो ई डाल दीजिए, तो उसके आसपास एफ नहीं दिखनी चाहिए। तो ये रूल इसी को फॉलो करता है। अब क्वेश्चन क्या होता है जरा ध्यान से देखना, इसी को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बना देता हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाएगा आपके पास और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे सॉलिड डाइस के। ये देखो, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा, इसमें कुछ भर दिया जाएगा, जैसे ए बी सी और बी सी डी ई एफ बी, और मैंने लिख दिया
BCF ये लिख दिया। और तब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये होगा और 4 ऑप्शन होंगे, तो पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो ओपन डाइस मैंने आपको दिया है, इस ओपन डाइस को अगर वापस मैं फोल्ड करके सॉलिड डाइस बनाऊं तो बताएं कि इनमें से कौन सा सॉलिड डाइस सही तरीके से मोड़ा गया है। बात समझ में आया? उसी को हमारा क्वेश्चन का पार्ट होता है और यही आंसर निकालना होता है। तो अब ये इसमें से कौन सही तरीके से मोड़ा गया, ये कौन बताएगा? ये वाला रूल बताएगा। अब ये रूल क्या कहता है, हम इसी रूल पे बेस करेंगे। रूल कहता है कि जहां कहीं पर भी ए हो उसके आमने सामने सी नहीं होना चाहिए, अगर है तो यानी कि वो डाइस गलत तरीके से मोड़ा गया है। ए यहाँ पे है, ए चेक करता है भाई सी को, सी तो सामने है, ये गलत है तो ये गलत है, ओवरऑल ये गलत है, क्योंकि ये रूल का वायलेशन कर रहा है। समझा? इस केस में चले तो डी, पहले ए सी को पूछे तो सी बोला मेरे सामने ए नहीं होना चाहिए, तो सी सही बैठा हुआ है, नो प्रॉब्लम, लेकिन डी से भी तो पूछना है। डी बोला मेरे सामने बी नहीं होना चाहिए, लेकिन बी तो सामने है, यानी ये गलत तो ये भी गलत, इसलिए बी भी गलत हो गया। सी में बात करें तो ई बोलता है कि मेरे सामने एफ नहीं होना चाहिए, बट एफ तो इसके सामने ही है, जो इस रूल का वायलेशन कर रहा है, यानी आप इस तरह इसको फोल्ड कर ही नहीं सकते, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट की बात करूं तो बी कह रहा है मेरे सामने डी नहीं होनी चाहिए, सही है। सी कह रहा है ए नहीं होनी चाहिए, सही है। एफ कह रहा है ई नहीं होनी चाहिए, सही है, यानी कि हमारा आंसर डी में चला गया। तो ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन के बेस का क्वेश्चन बताया कि हमारे पास इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपके पास फिगर दिया जाएगा, हम पहले रूल को निकालेंगे। लेकिन अब इस क्वेश्चन पे बेस्ड हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सिंगल सरफेस खाली का, डबल और मल्टी का। कैसे चेक करते हैं देखिएगा। अभी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के वैरायटी देखते हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। देखो देखना, अब इसमें कुछ फैक्टर सरफेस की बात करते हैं। देखना, फैक्टर सरफेस के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो क्या होता है ये समझिए। जैसे कि मैं आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ मैंने स्टार डाल दिया, हैश डाल दिया, डॉलर डाल दिया, एरो डाल दिया, ठीक है। लेकिन अब आपके पास पता है कि एक सरफेस यहाँ पे पूरा पूरा होता है। यहाँ पे देखना, इस केस में हम क्या करते हैं, एक यहां डाल दिया, एक यहां डाल दिया, टुकड़े टुकड़े में। यहां देखना, यहां पे डाल दीजिए, दूसरा आप इधर डाल दीजिए, और तीसरा कहीं पर भी डाल दीजिए, ये लीजिए यहां डाल दीजिए, ठीक है। और इसके अंदर मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3। इसको हाफ सरफेस बोलेंगे, पूरा सरफेस नहीं है ये। इसको बड़ा बना देता हूं आपको, ये देखो 1 2 3 4। क्लियर है? तब आपसे पूछा जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन बनाए जाएंगे। ये देखिएगा, इसे फैक्टर सरफेस कहते हैं, 4 कंसेक्यूटिव का अगर सरफेस को बांट दिया जाए। बना दिया हमने। अब जैसे देखिएगा, ऑल्दो सारे रूल वैसे ही हैं, बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला काम रूल बनाने का, तो स्टार के अपोजिट हमारे पास क्या होगा, डॉलर। एज इट इज, अगर हैश के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, एरो। लेकिन अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखने वाली बात है, याद रखना, जब भी अगर ये अब हाफ हाफ सरफेस, यानी एक सरफेस इधर होना चाहिए, इसको टुकड़ा कर दिया गया है, तो रूल क्या कहता है कि अगर किसी सरफेस को 4 कंसेक्यूटिव वे में तोड़ा गया हो, तो जो लेफ्ट साइड का कॉम्बिनेशन है और राइट साइड का कॉम्बिनेशन इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड के कॉम्बिनेशन में देखना 1 और 3 है, आप ऊपर नीचे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन इधर का होगा, या देखना ये भी, चाहे आप इसको इस तरह से लिख दीजिए 2 4 या 4 2, कोई बात नहीं, ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर मैंने इस तरह का कॉम्बिनेशन निकाल दिया, यहाँ देखना 1 2 और 3 4, क्योंकि अभी मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही बनाऊंगा जो पूछा जा चुका है, और आपने 3 4 का कॉम्बिनेशन में आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर सरफेस का मतलब लेफ्ट का जितना भी फैक्टर है उसको बना के 1 बनाएंगे, और इधर की जो वैल्यू बनाएंगे उसको जोड़ के 1 वैल्यू बनाएंगे, उसी पे क्वेश्चन होगा। देखना कैसे, तो जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ इसलिए मैंने कोई नंबर्स को आगे पीछे लिखा है कि आपको समझ में आ जाए। 1 2 हैश और डॉलर, इस केस में चलिएगा, यहाँ पे देख लेना कि मैंने यहाँ पे इस तरह से डाल दिया कि 1 3, और यहाँ डाल दीजिए 2 4 और स्टार। इस केस में आइए, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हैश, यहाँ डाल दीजिए 2 4 और यहाँ डाल दो डॉलर, और इस वाले में डाल दीजिए आप कुछ भी डाल दीजिए 2 1 3 हैश एरो। ये लो, हमने बना दिया। और बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा, ये क्वेश्चन का पार्ट होगा, ये वाला हम निकालेंगे, यानी सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम सोच लेंगे। अब इसे लिखने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा, ये तो बस आप समझ सके इसलिए मैं इस चीज को यहाँ लिख रहा हूँ। समझ में? अब देखना,
बस ये माइंड में रखना कि जब भी फैक्टर सरफेस को फैक्टर करके दिया जाएगा, लेफ्ट इस बाउंड्री लाइन के इधर, इस बाउंड्री लाइन के इधर, दोनों को जोड़ के उनकी वैल्यू को एक साथ रखेंगे। अलग किया तो कुछ, हाँ अब फर्क नहीं पड़ता मैंने इसको इस तरह से लिख दिया या इस तरह से लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कि ये कंफ्यूज मत कर देना कि सर ऐसे लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कॉम्बिनेशन सेम होनी चाहिए। अब देखो, अब मैं इसको चेक करूं तो देखिएगा यहाँ पे 1 2 देखिए हैश के अपोजिट एरो नहीं है, ये सही बैठा है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिएगा हैश के अपोजिट एरो नहीं बैठा है, बिल्कुल सही है। डॉलर कह रहा है मेरे सामने स्टार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और आप बोलेंगे इस सरफेस के सामने ये वाला नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन पैटर्न देखिए इन्होंने कॉम्बिनेशन अलग कर दिया। रूल कहता था कि 1 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इन्होंने 1 2 का डाल दिया, इसलिए मैंने नंबर को इस तरह से किया था। क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 2 है, तो ये पैटर्न सही नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। समझ में आए? इस वाले में बात करें तो जरा ध्यान देखना, पैटर्न बिल्कुल सही है। 1 3 का चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 4 स्टार के सामने आपके पास डॉलर नहीं, ये सही है। लेकिन ये इस वाले पैटर्न के सामने आ गया, जो पॉसिबल नहीं था। क्यों? एक दूसरे का अपोजिट था, ये दिखता तो ये नहीं, ये दिखता तो ये नहीं, दैट्स व्हाई बी इज रॉन्ग। समझ में? इस वाले केस की बात करूं तो यहां जरा ध्यान से देखना, हैश कह रहा है मेरे सामने एरो नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सही है। डॉलर कह रहा है मेरे सामने स्टार नहीं आनी चाहिए, सही है। अब पैटर्न देखेंगे, 2 4 का पैटर्न है, बिल्कुल सही है। इस पैटर्न के सामने ये नहीं है, तो ये भी सही है। हमारा आंसर सी बिल्कुल सही है। अब मैं डी की बात करूं तो इस केस में जरा ध्यान से देखना, 1 3 बिल्कुल सही है, हैश के सामने एरो आ गया, यानी कि ये गलत, ये गलत, तो ये वाला गलत। हमारा आंसर सी में चला जाएगा। समझा? इसी को बोलते हैं हम फैक्टर सरफेस की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ 3 अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं, उसे हम भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देखना, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, जब हमारे क्वेश्चन में एक सरफेस खाली हो। ये देखो, जैसे मैंने डाल दिया A B C D E और F, सॉरी एक सरफेस खाली कर लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी, ये लो। क्लियर? अब मिनिमम ये, अगर मैं सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके पास, तो इस केस में मैंने यहाँ पे ABCD डाल दिया, कुछ भी डाला जा सकता है। तो याद रखिएगा इस केस में हम क्या लिखेंगे कि A के अपोजिट हमारे पास C होगा, E के अपोजिट हमारे पास F होगा और B के अपोजिट हमारे पास एक खाली जगह होगा। ये कुछ है, देखना। अब हमारे पास अभी एक सिंगल है, अभी थोड़ी देर बाद हम डबल का भी देखेंगे। ठीक है, चलो अब इसको करके देखते हैं। देखिएगा तो ये आसान है, लेकिन अभी 2 खाली जगह होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसे भी करके देख लेते हैं 1 बाय 1। सी में हम बात करें तो ये देखिएगा, ये देखो। अब यहाँ पे देखना खाली जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे डाल दूं, ए डाल दूं, बी डाल दूं, सॉरी ई डाल दूं, एफ डाल दूं, यहाँ डाल दूं मैं ए डाल दूं, बी डाल दूं। नेक्स्ट वाले में चलिए, तो सी है, एफ है और खाली जगह है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ए ई बी। अब इसे चेक करना, धीरे धीरे चेक करने की कोशिश कीजिए। ई के सामने एफ आ गया तो ये तो ये गलत हो गया, यानी कि ये आंसर सही नहीं जाएगा। बी की बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, ए के सामने सी नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन बी के सामने खाली जगह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे खाली जगह है। क्यों? क्योंकि बी और खाली जगह अपोजिट है, इसलिए ये गलत, तो ये गलत, पूरा ओवरऑल गलत हो जाएगा। इस वाले में बात करें, सी के सामने ए नहीं है, एफ के सामने ई नहीं है, खाली जगह सामने बी नहीं है, तो सी बिल्कुल ऑप्शन सही है। इस वाले में बात करें तो ए के सामने सी नहीं है, ई के सामने एफ नहीं है, बी के सामने खाली जगह नहीं है, सही है। हमारा आंसर सी और डी चला जाएगा। तो ये हमने सेकंड स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन देखा। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब क्वेश्चन का वेरिएशन क्या होगा जब 2 खाली जगह है। देखो यहाँ पर स्टार, एरो, ट्रायंगल यहाँ पे एक डाल दीजिए और एक यहाँ डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने इक्वल डाल दिया। ठीक है, अब इस केस में देखिएगा यहाँ पे 2 खाली जगह है, इसी में हमारे कुछ बातें समझनी है। ए बी सी यहाँ बना देता हूँ, सी और यहाँ पे डी। क्लियर है? अब इसे देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ। एरो है, ट्रायंगल है, इक्वल है और स्टार है, ये लीजिएगा, डाल दिया मैंने। अब यहाँ आंसर 1 से अधिक भी हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखकर चलना। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे स्टार की बात करूं तो हमें पता है स्टार के अपोजिट हमारे पास ट्रायंगल होगा। अब एरो की बात करूं तो एरो के अपोजिट एक खाली जगह जाएगा, और इक्वल के अपोजिट भी हमारे पास एक खाली जगह जाएगा। लेकिन अब समस्या ये है,
आप एरो के सामने बोल रहे हैं खाली जगह है, इक्वल के सामने बोल रहे हैं खाली जगह, लेकिन कौन सा खाली जगह हमें पता ही नहीं चलता। तो इसी केस को अब हम यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि दोनों के लिए खाली जगह, लेकिन कौन किसका हमें नहीं पता। तब हम यहाँ क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास एक खाली जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो इन खाली जगह में अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर लीजिए, जो मर्जी हो पुट कर लीजिए। जैसे मैंने इसमें पुट कर दिया 1 और 2, ठीक है। मैंने कि मान के चलो कि 2 कुर्सी खाली थी और मैंने 2 लोगों को यहाँ पे बिठा दिया, समझ में। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एरो के अपोजिट 2 नंबर का खाली जगह होगा, इक्वल के अपोजिट 1 नंबर का खाली जगह होगा। क्लियर है। तो जब भी, अब जरूरी नहीं है कि मैं 1 2 भरूं, आप चाहो इसमें अपना नाम लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब चलिएगा, हमने रूल बना लिया। अब इसी रूल को इसमें अप्लाई करके देखेंगे कि इसमें से कौन सा सही और या कौन कौन सा सही, कुछ भी हो सकता है। अब देखिएगा, यहाँ पे 2 लोग खाली हैं तो यहाँ पे यही 2 लोग आएंगे। क्लियर। अब इसको चेक करते हैं कि वायलेशन कर रहा है। एरो कह रहा है मेरे सामने 2 नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी ना किसी केस में तो ये सामने है ही, यानी कि एरो के सामने 2 आ गया, 2 नंबर का खाली जगह, तो ये तो वायलेशन में आ गया। इस केस में भी 2 लोग खाली हैं तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर दिया, समझना। तो पहले अब हम डेल्टा से पूछेंगे कि डेल्टा को प्रॉब्लम है क्या उन दोनों से। डेल्टा कह रहा है मेरे सामने स्टार नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 नंबर खाली जगह को चेक कर रहे हैं, ये कहता है मेरे सामने एरो नहीं आनी चाहिए, तो ये भी तो बिल्कुल सही है। और 2 नंबर को पूछा तो ये बोला कि मेरे सामने, सॉरी 1 नंबर वाले के सामने इक्वल नहीं आने चाहिए, 2 वाले के एरो नहीं आने चाहिए, ये भी सही है, यानी कि सी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। फिर इस केस में भी हम इसमें नंबर पुट कर देंगे। तो पहले हम पूछेंगे यहाँ से, यानी कि इस वाले डाइस का इक्वल से, इक्वल को प्रॉब्लम है, हाँ है, इक्वल को 1 से प्रॉब्लम है, यानी ये गलत, तो ये भी गलत, क्योंकि इक्वल कहता है मेरे सामने 1 नंबर का नहीं आना चाहिए, रूल कहता है, लेकिन यहाँ तो रूल का वायलेशन हो रहा है, इसलिए ये गलत है। इस वाले में बात करें, स्टार कह रहा है मेरे सामने डेल्टा नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सही, और 2 कुर्सी खाली है तो मैंने 2 कुर्सी यहाँ डाल दी, समझ में आया। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फिर इन दोनों से पूछेंगे कि 1 नंबर को कहीं से प्रॉब्लम है, नहीं, इक्वल है, तो इक्वल तो आसपास है नहीं, ये भी सही है। 2 नंबर को एरो से प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी ये भी सही है, यानी कि हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया, आंसर चला गया हमारे पास सी एंड डी, समझ में आया। तो जब भी हमारे पास कुछ खाली जगह होता है तो हम इसी तरह से इसका यूज करते हैं, तो ही हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। अपनी मर्जी से कुछ भी भर लेना, हमारा काम आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। अब तक भी क्वेश्चन सही था, अब तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंजेज होगा। लेकिन पहले मैं इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और कराता हूँ, तो फिर हम 3 खाली जगह में जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, कुछ समझ में अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने डाला स्टार, यहाँ डाला ट्रेंगल, यहाँ डाला आपके पास हैश, यहाँ डाल दिया मैंने सर्कल। क्लियर है। अब देखना, इस केस में हमें बात करें तो हमें फिर से पता है, मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन बना देता हूँ, ये देखो ए बी सी और डी यहाँ पर, और इसमें कुछ वैल्यू मैं भर देता हूँ, हैश डाल दिया, उसके बाद सर्कल डाल दिया, स्टार डाल दिया, और यहाँ डाल दिया स्टार और हैश डाल दिया, और एक केस में मैंने स्टार और सर्कल डाल दिया, ये लीजिए। क्लियर है। अब आपके पास यहाँ से पूछा गया बताइए इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, जरा ध्यान से देखना। इस केस में फिर से मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन किसके अपोजिट है। यानी हैश के अपोजिट हमारे पास 1 नंबर का खाली जगह होगा, सर्कल के सामने हमारे पास 2 नंबर का खाली जगह होगा, और स्टार के सामने हमारे पास ट्रेंगल का खाली जगह होगा। ये कुछ है, ये देखो हमारे पास ये बनके तैयार हो गया। अब इसी रूल पे हम इसे चेक करेंगे, चेक करते हैं। अब यहाँ पे 1 कुर्सी खाली है, लेकिन आपने रखा कितने लोगों के, 2, तो यानी 1 और 2 दोनों इस सीट के लिए झगड़ेंगे। अब कहने का मतलब है यहाँ पर 1 भी बैठ सकता है, 2 भी बैठ सकता है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, ये घर में बैठे मेंबर्स, बात समझे। क्योंकि 1 कुर्सी खाली है, 2 लोग आए हैं, क्योंकि आपने खाली कुर्सियों पे 2 लोगों को बिठाया है। जहां खाली जगह होगा वहां ये दोनों हमला करेंगे। तो हम पहले अब यहाँ पे किससे ना डालने से हमारा काम बनेगा उसी को चेक करते हैं। स्टार कहता है मेरे सामने ट्रायंगल नहीं आनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, इसको किसी से इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन बैठ रहा है, किसी को नहीं बैठना, हमें नहीं लेना देना। खैर मान लीजिए जैसे आपके घर में 1 कुर्सी है, हम 2 लोग पहुंच जाते हैं, तो आप लोग डिसाइड करेंगे ना हम दोनों में से किसे देना है। अगर आपको मेरे से किसी भाई तो मेरे से किसी तरह का पंगा है तो लोग उसको कुर्सी नहीं देते, तो वो डिसाइड करेगा घर वाला। पहले स्टार वाले से पूछा तो उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, ये जानता है नहीं 1-2 को, क्योंकि ये कहता है मैं तो सिर्फ ट्रायंगल को जानता हूँ, तो वो इन दोनों के साथ कुछ नहीं कहेगा। आप देखो दूसरा मेंबर से भी पूछे तो हैश कहता है मेरे सामने 1 नंबर नहीं आएगा, यानी कि अब 1 नंबर को आप यहाँ नहीं बिठा सकते हैं।
झगड़ा खत्म। तो बैठेगा कौन, क्योंकि एक नंबर को डाले तो ये क्वेश्चन वॉयलेशन कर जाएगा, सॉलिड डाइस नहीं बन पाएगा। तो अब ऑप्शन क्या है, 2 को बिठा दे। यानी कि पहले घर वाले से पूछेंगे इन दोनों में से किसे वो हटाना चाहता है। ये दोनों ही बैठना चाहेंगे, लेकिन तय कौन करेगा, यहाँ घर में बैठे मेंबर्स। तो यानी 2 को जैसे डाला, किसी का वॉयलेशन नहीं, हैश के सामने एक नंबर नहीं आया, स्टार के सामने ट्रायंगल नहीं, तो ये हमारा सही हो गया। समझ में? अगर नहीं तो वापिस इसे करके देखते हैं। फिर से यहाँ पे एक कुर्सी खाली है, ये दोनों लोग यहाँ आने के लिए, बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिसाइड कौन करेगा, यहाँ पे बैठे घर वाले इसमें डिसाइड करेंगे यहाँ पे किसे बैठना है, किसे हटना है। क्योंकि एक कुर्सी आप किसी एक को दे सकते हैं, वैसे उसी लोगों को देना है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, घर में शांति बनी रहे। कहने का मतलब उससे सॉलिड डाइस बन जाए। उसी को स्टार से चेक कर रहे हैं, तो स्टार कह रहा है कि ट्रायंगल नहीं हो सामने, तो बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन अब पहले इससे तो पूछो। सर्कल कह रहा है मेरे सामने, अब 2 नंबर का मत बिठाओ, क्योंकि मुझे उससे प्रॉब्लम है, तो उससे मुझे झगड़ा है, तो मुझको हटा दो। 2 को हटा दिया, अब एक कुर्सी एक खाली, ये डाल दे तो पॉसिबिलिटी बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ये भी सही है। समझ में आया? फिर से यहाँ पे एक कुर्सी खाली है, फिर ये दोनों झगड़ेंगे, तो डिसाइड कौन करेगा, घर वाले से पूछो। हैश कहता है मेरे सामने एक नंबर नहीं आना चाहिए, क्लियर है, और 0 कहता है कि 2 नंबर बैठने ही नहीं चाहिए, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा। एक कुर्सी खाली है, एक सदस्य से मुझे प्रॉब्लम है, दूसरे सदस्य से आपको प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों तो घर का मेंबर है, तो यहाँ पे चाहो एक डालो या फिर 2 डालो, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं होगा। यानी घर में झगड़े बने ही रहेंगे, इन दोनों में से किसी को नहीं बैठा सकते हैं, किसी भी तरह बैठाया तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन काफी अच्छा मैंने फ्रेम कर दिया आपके लिए, ये चीज ध्यान में, क्योंकि दोनों में से किसी एक को तो बिठाना है। एक को बिठाया है तो ये वॉयलेशन कर रहा है, हैश वॉयलेशन कर रहा है, 2 को बिठाया है तो ये वॉयलेशन कर रहा है। यानी 2 लोग आए, एक को मेरे से प्रॉब्लम है और दूसरे को आपसे प्रॉब्लम है, तो इसे कैसे हम सर्व करें, यानी उसे घर से ही हटा देंगे। ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको घर में बिठाया जाए, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये घर बनेगा, इसे हटा देंगे। इस केस में 2 लोग हैं, 2 कुर्सियां खाली है, कहीं भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार से पहले घर वाले से पूछिए, क्योंकि 2 कुर्सियां खाली तो दोनों बैठेंगे, इससे कोई आप मना नहीं कर सकते, लेकिन स्टार से पहले पूछिए, स्टार को के सामने डेल्टा नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सही है, और 1 नंबर के सामने 2 नंबर नहीं है, ये भी सही है, सॉरी ये सही है और ये भी, क्योंकि एक को ना तो 2 से प्रॉब्लम है, 2 को 1 से, यानी कि ये भी सही था। हमारा आंसर ए, सी एंड डी चला गया। समझना? तो इस तरह से समझना आने के लिए क्वेश्चन काफी टफ है अपने आप में। क्लियर हो गया? चलिएगा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम 3 खाली जगह की बात करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने डाला हैश ट्रायंगल, ये लो, एक मैंने यहाँ डाल दिया, 3 खाली जगह। अब यहाँ पे देखना, अब फिर से हम रूल बनाने की कोशिश करें तो रूल नहीं बना सकते, मैं ऑप्शन कंप्लीट कर देता हूँ। ये देखो, फिर से हम उसी वाले कंडीशन का हम अपने रियल लाइफ के एग्जांपल का यूज करेंगे, आंसर बनके तैयार हो जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए आप हैश, यहाँ डाल दो ट्रायंगल, यहाँ डाल दो इक्वल, और उसे ऐसे रहने दीजिए। अब आंसर एक से अधिक कुछ भी हो सकता है, हम चेक करेंगे 1 बाय 1। तो अब इस केस में क्या है, मैंने 1 2 3 जो मर्जी डाल दीजिए, तो हमें तो पता चलेगा कि कौन सी खाली जगह के पीछे कौन सा होगा। तो हैश के अपोजिट हमें पता चल जाएगा कि 1 नंबर का खाली जगह आएगा, और डेल्टा के अपोजिट यानी त्रिभुज के अपोजिट 2 नंबर का आएगा, और इक्वल के सामने हमारे पास 3 नंबर का खाली जगह आएगा। इसी रूल को फॉलो करके हमें चेक करना है। क्लियर है? अब देखिएगा, यहाँ पे 2 कुर्सी खाली है, आपने 3 लोगों को बुलाया, तो हर एक जगह जहां जहां कुर्सी खाली है वहां तीनों एक साथ जाएंगे, क्योंकि आपने तीनों को बुलाया है। आप चाहो अपना नाम लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये 1 2 3 इस वाले घर में जा रहे हैं, और पहले अब यहाँ पे कौन बैठेगा, पहले हम घर वाले से पूछेंगे, यानी घर का जो मालिक है उससे पूछेंगे कि इन दोनों कुर्सी में वो किसे बैठाना चाहता है, जिससे कि ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी सॉलिड डाइस बनने की पॉसिबिलिटी भी बन रही हो, तो हम उसी को बनाएंगे। हैश से पूछा तो हैश कहता है मेरे सामने 1 नंबर को मत लाओ, मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बता दिया गया। कोई बात नहीं, तो 2 और 3 को बिठा दे, हाँ बिल्कुल बिठा सकते हैं। अब आपके घर में 2 कुर्सी है, हम 3 लोग चले गए, आपको मेरे से प्रॉब्लम, तो जाहिर सी बात है जिससे प्रॉब्लम आती है, जिससे हमारा काम नहीं बन सकता, उसको हटा दो, बात समझे। बाकी 2 को बिठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे हमारा काम बन जाएगा, तो वही काम है। 2 3 को बिठाया, अब ना 2 3 का वॉयलेशन कर रहा है, ना 3 2 का, यानी कि ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखते हैं कि किससे हमारे पास वॉयलेशन नहीं हो पा रहा है। आज ठीक यहाँ पर भी 2 खाली जगह है, तो तीनों लोग एक साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठेगा कौन, घर वाला डिसाइड करेगा। ट्रायंगल से पूछो कि 2 नंबर नहीं होगा तो हटा दो, क्योंकि घर वाला कहता है मुझे 2 नंबर से प्रॉब्लम है, हटाओ इसे। अब यहाँ पे 2 3 लोग, 1 और 3 आराम से बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। क्या 1 3 को वॉयलेशन करता है? नहीं। 1 के सामने हैश नहीं, 3 के सामने इक्वल नहीं, तो ये भी सही होगा। इस वाले में आओ, यहाँ पर भी 3 लोग हैं, यानी इन कुर्सियों में भी 1 2 3 में से कौन बैठेगा, लेकिन डिसाइड ये करेगा। इसको बोलिए इक्वल कह रहा है मेरे सामने 3 नंबर नहीं होगा, हटा दो, लेकिन 1 2 तो हो सकता है, 1 2 को बिठाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ये भी सही। बात समझे? आइए जिस वाले में बात करें, 3 लोग हैं, 3 कुर्सियां खाली हैं,
और घर का में कोई मालिक है ही नहीं, तो इस केस में क्या होगा? अगर मान लीजिए आप कहीं घर पे जा रहे हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में जाते हैं हम, 3 कुर्सियां खाली है, कोई बोलने वाला नहीं, तीनों अपनी जगह पे बैठ जाएगा, किसी को कोई बोलने वाला ही नहीं तो बैठ जाओ। लेकिन चेक करेंगे किसी को प्रॉब्लम है कहीं से, एक को ना तो 200 प्रॉब्लम है ना 3 से, यानी कि ये भी सही था, चारों के चारों ऑप्शन सही थे। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे मल्टी डाइस के, इसके और भी वेरिएशन है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।